क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक। 4 सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड। हम यहाँ पर 4 सिस्टम कॉमनली यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या देखेंगे। ठीक है। हाँ, पर्टिकुलर एक सिस्टम में हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे मेजर करेंगे, किसके अंदर मेजर करेंगे, इस बात की बात होती है। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एमकेएस सिस्टम आता है। ठीक। एमकेएस सिस्टम में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखते हैं तो लेंथ, मास और टाइम को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और वही टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है। तो लेंथ को मीटर में, तो मीटर के एम से यहाँ पर एम लिया गया है। ठीक है। मीटर के एम से यहाँ पर एम लिया गया है। मास में किलोग्राम के के से यहाँ पर के लिया गया है और सेकंड के ए से यहाँ पर एस लिया गया है। ठीक है। इस तरह से ये एम के एस सिस्टम बनता है, जो लेंथ, मास, टाइम की यूनिट के पहले पहले वर्ड से बना हुआ है। ठीक। तो ये तो था, फर्स्ट था एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक। तीनों को डिफाइन किया गया है, लेंथ को, मास को और टाइम को। ठीक। इसका जो मॉडिफाइड सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, जो हमारा जो फोर्थ सिस्टम होगा हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। और पूरे फिजिक्स के अंदर 11th-12th में हम एसआई सिस्टम का मेनली यूज करेंगे। सेकेंड है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या कह रहा है कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से सी लिया गया है। ठीक है। ग्राम से जी लिया गया और एस से टाइम, सेकेंड से एस लिया गया है। ठीक है। इसलिए ये सीजीएस सिस्टम बनता है। ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम। इसमें लेंथ, मास और टाइम को, तो लेंथ को यहाँ पर हम फुट में मेजर करेंगे, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। मास को हम यहाँ पर पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को यहाँ पर हम सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक। तो फुट से एफ, पाउंड से पी और एस से सेकेंड से एस। ठीक। तो एफपीएस सिस्टम बनता है इस तरह से। ठीक। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, फोर्थ सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है। ये जो होता है एसआई सिस्टम जो होता है, ये एमके सिस्टम का मॉडिफाइड सिस्टम होता है। ठीक है। क्योंकि एमके सिस्टम में इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है, लेंथ, मास और टाइम को। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन बाकी की यूनिट्स को यहाँ पर एसआई सिस्टम के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी डिफाइन किया गया है, उनकी यूनिट्स क्या होगी, और साथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनको भी डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो दिस सिस्टम मॉडिफाइड फ्रॉम एमके सिस्टम, इसको एमके सिस्टम के मॉडिफिकेशन से बना है। तो हमें एसआई सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टॉपिक अलग कर दिया है। तो एसआई मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वांटिटीज देखेंगे पहले, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो, उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है। और उसके सिंबल भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वांटिटीज देखेंगे, एसआई सिस्टम देखेंगे और उसके सिंबल देखेंगे। तो इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा लेंथ आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो एसआई सिस्टम में मीटर होता है। ठीक है। और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसका सिंबल जो होगा वो एम होगा। वही सेकेंड आपका मास होता है। मास का यूनिट जो होता है एसआई सिस्टम में किलोग्राम होता है, और किलोग्राम का जो सिंबल होगा वो केजी होगा। थर्ड है टाइम। टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, और सेकेंड का जो सिंबल होगा वो एस होगा, स्मॉल एस। फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, और केल्विन का जो सिंबल होगा वो कैपिटल के होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल के लेंगे यहाँ पर। सिमिलरली
आगे चलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लुमिनियस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, कैंडेला का जो यूनिट होता है, सिंबल होता है, वो क्या रहेगा, CD रहेगा। 6 है करंट। करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, तो इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, और एम्पियर का जो सिंबल होगा वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट इसका मोल होगा। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो मोल होगा, MOL होगा। नाउ ये तो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में एंगल और सॉलिड एंगल दो चीजें आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल। एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो रेडियन का जो सिंबल होता है वो होता है RD। ठीक है, ये एक प्लेन, इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। प्लेन एंगल इसलिए क्योंकि ये एक प्लेन में किसी भी दो लाइंस के बीच का एक एंगल हो सकता है, जैसे ये इन दोनों लाइंस के बीच का एक एंगल थीटा हो सकता है। ठीक है, या फिर ये किसी दो प्लेन का बीच का एंगल हो सकता है। ठीक है, तो अगर दो प्लेन रखे हुए हैं, मान लो ये एक प्लेन रखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड प्लेन कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये सेकंड प्लेन है, और इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, दोनों प्लेन एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, तो इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल एंगल भी कहते हैं। तो एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, RD होता है। उसी तरह से सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल को हम स्टेयर रेडियन में मेजर करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है। सॉलिड एंगल देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है। ठीक है, ये सपोज करिए बल्ब है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक वॉल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक वॉल बना दी। ठीक है, मान लो यहाँ से बल्ब जब लाइट इमिट करता है, तो ये यहाँ पर एक ऐसा घेरा बनाता है। ठीक है, ऐसा एक घेरा बना देता है लाइट का। ठीक, तो जो ये घेरा होता है, इस घेरे का जो ये 3D एंगल होता है कि ये कितने वॉल के ऊपर कितनी वॉल को कवर करेगा, तो कितने एंगल को कवर कर लेगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होता है, 3D एंगल होता है। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है ये 3D एंगल होता है, 3D। ठीक है, 3D में एंगल होता है। ठीक है, पूरा एक। नाउ सेकेंड टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी है, और हमने देखा है यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट हमने देखा था मीटर। ठीक है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट में हम और क्या क्या ले सकते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, उसकी क्या क्या यूनिट हो सकती है, सबको डिफाइन करेंगे। लेंथ एक्चुअल में होता क्या है उसको भी डिफाइन करेंगे। 1 मीटर लेंथ क्या होता है उसको भी डिफाइन करेंगे। तो हम वन बाय वन करके सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है, ठीक है, लेंथ क्या होता है। लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। अगर आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, मान लो यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखते हो, उसी को आप बोलते हो लेंथ। नाउ 1 मीटर लेंथ। ठीक है, 1 मीटर लेंथ किसको माना गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ऑन द प्लेटिनम इरिडियम रोड प्लेस्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस इज कंसिडर टू बी 1 मीटर। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का एक रोड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस। ठीक है, पेरिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का। ठीक है, वहां पर एक रूम के अंदर ये पूरे ग्लास के अंदर पैक करके रखा हुआ है। क्या है, एक रोड है। किसका रोड है, प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल का एक, या एलोय का एक रोड है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर दो मार्किंग की हुई है। ठीक है, जैसे अपन चीनी हथौड़े से मार्क करते हैं, ऐसे दो मार्किंग की हुई है, मार्क किए गए हैं। उन दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 मीटर कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें मटेरियल प्लेटिनम इरिडियम यूज क्यों किया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों रखा गया है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाउ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम का जो अलॉय होता है उसमें 90% प्लेटिनम होता है और 10% इरिडियम होता है। 90% प्लेटिनम, 10% इरिडियम इसको सबसे स्टेबल अलॉय बनाता है। तो ये जो है ये स्टेबल अलॉय है। ठीक है, तो बहुत सारी अलॉय ऐसी होती है जो अनस्टेबल होती है, जैसे आयरन होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हुए धीरे धीरे टाइम के साथ जंग लगाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ये
इसका मटेरियल धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो देखा जाता है वो अनस्टेबल मटेरियल होता है, जैसे आयरन होता है अनस्टेबल मटेरियल होता है। तो ये क्या है, स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर ये रोड रहेगी तो ये सालों तक वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी है। ठीक है, इसलिए इसका जो अलॉय का जो यूज किया जाता है उसमें प्लेटिनम और इरिडियम का मिक्सचर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है, इसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी टेम्परेचर वेरी करते हैं तो मेटल्स जो होती हैं, अलॉयज जो होती हैं, वो एक्सपांड होती है। जिसे अगर हमने इसका टेम्परेचर मान लो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, अगर अगर यहाँ पर बर्नर लगाकर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है और ये मेटल या अलॉय है, या तो मेटल है या फिर क्या है, अलॉय है। ठीक है, तो अगर मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एक्सपांड होता है, इसका लेंथ बढ़ जाता है। तो मान लो यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है 1 मीटर की, वो मार्किंग कुछ दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका लेंथ वेरी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा हुआ है। ठीक, तो ये सभी बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इस तरह का रोड है प्लेटिनियम इरिडियम का, जो पेरिस के अंदर रखा हुआ है। इसके ऊपर दो मार्किंग की हुई है, मार्किंग इसके गैप में अंदर अंदर साइड की हुई है। ठीक है, दो मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो ये तो रेफरेंस था कि 1 मीटर लेंथ कैसे आया है। ठीक है, दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है, ये वो लेंथ होती है जिसमें हम प्लैनेट्स को मेजर करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, दो गैलेक्सीज की बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर हम स्पेस में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक, अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, हम तीन तरह के एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लेंथ क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा है लाइट ईयर और तीसरा है परसेक, परसेक। ठीक है, परसेक भी पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है। इनका वन वन का यूनिट क्या होता है, जैसे कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो उसको भी डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू द 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये जो यूनिट होता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 149.6 मिलियन, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर अभी समझाते हैं मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन जो होता है वो होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, या वन के पीछे 6 जीरो होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 149, ठीक है, एक जीरो इस डेसिमल को खत्म कर देगा, इसके पीछे 5 जीरो और। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतने किलोमीटर आपका क्या होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये 14 करोड़ 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है, या फिर ये मान लो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अप्रोक्स आप कितने मान सकते हो, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू अगर देखा जाए तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 15 करोड़ किलोमीटर आपने देखा होगा ये सन से अर्थ की बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसलिए इसको आगे बोला गया है द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये सेंटर के सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो 15 करोड़ किलोमीटर हम ये देखते हैं कि सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अर्थ से सन की जो मीन डिस्टेंस होती है तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मैंने मीन डिस्टेंस क्यों बोला, कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होती है, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ में होती है। तो यहाँ सन, ये मान लो ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस कम होती है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये क्या होती है, मीन डिस्टेंस होती है। ठीक है, आप दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि इट इज ए मीन डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक, आप ये बोल सकते हो कि अर्थ की जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, सन के जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, उसका जो मीन रेडियस होगा, रेडियस का मीन जो होगा, ठीक है, जिस रेडियस में ये रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट में जिस रेडियस पे रोटेट कर रहा है, उसका जो मीन रेडियस होता है वही आपका क्या होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है।
ठीक है, ये जो रेडियस होता है, ठीक है, इसका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो हम देखते हैं 1 मिलियन मैंने बोला था 10 लाख है, ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा राइट डाउन कर दिया ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। मान लो ये इस ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है तो ये इसकी रेडियस के इक्वल भी होगा। तो अर्थ और सन के बीच अर्थ जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस ही आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है, जिसको एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 एयू के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सन और अर्थ के सेंटर से लिया जाता है। मान लो ये आपका सन है तो सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ओके, सेकेंड है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी देख लेते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, ठीक है। तो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में, वो डिस्टेंस आपका 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है कि एक साल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है लाइट सन से निकलकर? तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नियरली ये 6 मिलियन मिलियन माइल्स है, ठीक है, 6 मिलियन मिलियन माइल्स है। तो देखा जाए तो हमें यह पता है कि एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम लाइट की स्पीड देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर चलता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इजी भाषा में अगर मीटर से मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो ये होगा 3 इंटू, या फिर मैं ये बोल दूं 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, ठीक। तो अगर ये एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर जाता है तो एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 2 सेकेंड में इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकेंड में इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एक साल में कितने सेकेंड होते हैं? अगर एक साल में हम सेकेंड निकाल ले और उसका मल्टीप्लाई 3 लाख किलोमीटर में कर दे तो अप्रोक्स जो आपका वैल्यू आएगा वो कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाता है, और एक साल में कितने सेकंड होते हैं अगर हम इसको लिखें तो एक साल में 365 दिन, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि 12 महीने, ठीक है। एक महीने में 30 दिन, तो ये तो हो गया 365, ठीक, अप्रोक्स। इनटू, अब ये तो हमने डे में कन्वर्ट कर दिया। एक डे में कितने होर होते हैं? 24 हॉर्स होते हैं, ठीक है। अब 1 हॉर में कितने 1 हॉर में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। तो ये पूरा पूरा हमने 1 ईयर में कितने मिनट होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो आ गया है, ठीक है। और एक सेकंड में कितने किलोमीटर जाएगा? ये 3 लाख किलोमीटर जाएगा, ठीक है। 3 लाख अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये लेख है, ठीक है। तो ये टोटल किलोमीटर आ जाएगा। टोटल किलोमीटर कितना आ जाएगा? 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस निकाला हुआ है, ठीक। अब देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि सबके अंदर डिस्टेंस कितना कितना है, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है अगर लाइट ईयर में देखा जाए, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस 1.29 लाइट सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड में होता है क्योंकि अर्थ से लाइट अगर चलेगा तो मून पे जाने तक उसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1.29 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 1.29 लाइट सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा हमें क्या हो जाएगा? लाइट अर्थ से मून पे पहुंच जाएगा। वैसे ही अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? तो अर्थ टू सन अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 8 लाइट मिनट मिलेगा, ठीक है। तो 8 लाइट मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा? अर्थ से लाइट सन तक पहुंच जाएगा। मतलब कि अगर हम अभी देखते हैं तो सन से जब भी लाइट निकलती है 8 मिनट के बाद वो आपके घर तक पहुंचती है। नाउ अब देख लेते हैं कि अर्थ और मार्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है।
तो अर्थ से अगर कोई लाइट निकलती है तो मार्स पे कितने टाइम में पहुंचेगी? ये 12.7 मिनट्स के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 12.7 लाइट मिनट। ठीक, तो 12.7 मिनट्स के अंदर जितना लाइट ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस होता है अर्थ और मार्स के बीच में। ठीक है, और अर्थ टू प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सबसे पास में जो सन है, ठीक है, या फिर स्टार बोला जाता है, तो हमारे जो सोलर सिस्टम के सबसे पास में जो स्टार होता है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इस यहाँ तक लाइट जाने में 4.3 लाइट ईयर लगते हैं, मतलब 4 साल से भी ज्यादा लगते हैं, 4.3 लाइट ईयर लगते हैं। तो जो हमारे जो नियरेस्ट स्टार है, तारा है हमारे पास में, ठीक है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? तो 4.3 लाइट ईयर लगेगा। मतलब जो सन से अगर मान लो यहाँ से अर्थ से लाइट निकली है तो उसको 4 साल से ज्यादा लगेंगे लाइट को पहुंचने में प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास में, जो सबसे पास में तारा है वहां पर। ठीक है, बात करते हैं अर्थ टू द अदर साइड ऑफ द आवर आउन गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे, अर्थ टू अदर साइड ऑफ द आउन गैलेक्सी। ठीक है, अर्थ से गैलेक्सी की दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है। अगर हम गैलेक्सी के अंदर किसी साइड पर बैठे हुए हैं, गैलेक्सी पे एक पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं हमारी मिल्की वे पर, ठीक है, वहां पर हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है। तो अगर वहां से अर्थ से अगर हम उस गैलेक्सी के दूसरे छोर की अगर बात करें कि वहां पर कितना डिस्टेंस है, तो वो है 52,000 लाइट ईयर। ठीक है, 52,000 लाइट ईयर। मतलब अर्थ से लाइट चलेगा तो लाइट अपनी स्पीड से चलेगा, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलेगा पर सेकेंड, तो उसको 52,000 साल लगेंगे। ठीक है, 52,000 साल लगेंगे गैलेक्सी के दूसरे छोर तक जाने के लिए। ठीक है, तो अर्थ टू द अदर साइड ऑफ द आवर आउन गैलेक्सी वे, दूसरी गैलेक्सी के साइड पे जाना है तो कितना साल लगेगा? लाइट को भी कितना साल लगेंगे? 52,000 साल लगेंगे। अगर हम अर्थ से आज अगर हम निकलते हैं और गैलेक्सी को पार करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कम से कम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो 52,000 साल लगेंगे हमारी खुद की गैलेक्सी को पार करने में। ठीक है, तो शायद इतना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते 52,000 साल तक। ठीक है, तो मिल्की वे को पार करना बहुत ही डिफिकल्ट है फिलहाल तो। हमारा साइज भी देख सकते हो कि मिल्की वे का साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों करोड़ों सोलर सिस्टम रह सकते हैं। ठीक है, ऐसी संभावना है। नाउ थर्ड है परसेक। परसेक क्या होता है? 1 parsec corresponding to the distance at which the mean radius of the Earth's orbit subtends an angle of 1 second of arc। क्या बोल रहा है कि 1 parsec वो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है जो कौन बना रहा है? जो बना रहा है मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, तो ये सन होता है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है। तो मान लो ये यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज ये अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सन और अर्थ का जो ऑर्बिट जो है, ठीक है, ऑर्बिट का जो रेडियस बनता है उसको बोलते हैं मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कंसीडर किया था। ठीक, हम ये बोलेंगे कि ये जो सन है और यहाँ पर ये सन है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसका मीन रेडियस, जिसको हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कंसिडर किया था, तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोल रहा है? एट विच द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंस इन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये जो आर्क बना रहा है, ठीक है, मान लो इसको हम आर्क मान लेते हैं, जैसे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम एक आर्क मान लेते हैं, तो ये आर्क आगे चलकर जहां पर 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, ठीक है, तो हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल को आर्क मान लिया है, तो आर्क जो होता है वो एक एंगल सब्सटेंस करता है, तो आगे जाकर ये 1 सेकेंड का जहां पर एंगल बना लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आर्क होता है ये 1 सेकेंड का जहां एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड का जहां एंगल बनाएगा, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है सन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 1 पर सेक। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 पर सेक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने आर्क माना है, ठीक है, तो आर्क कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक 1 पर सेक का एक आर्क है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 लाइंस पास होगी, ठीक है, 2 लाइंस यहाँ से ऐसे पास करेंगे, तो देखो ये आर्क जो होता है कहीं ना कहीं आपका एंगल बनाएगा, कहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, कहीं आपका इससे छोटा एंगल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे छोटा एंगल होता जाएगा। तो मान लो इसने 50 डिग्री का एंगल बनाया, मान लो यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है,
और आगे बनाएंगे तो यही आर का आपका और छोटा एंगल बनाएगा, मान लो 20 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो मान लो यहाँ पर इसने 10 डिग्री का, या मैं ये मान लेता हूँ 5 डिग्री का एंगल बनाया, तो मान लो ये 5 डिग्री का एंगल बनाया इसने, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो मान लो इसने 1 डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 डिग्री का एंगल। अब 1 डिग्री से छोटा एंगल क्या होता है, मान लो मिनट में आते हैं, ठीक है। तो अगर और आगे चलेंगे तो मान लो इसने मिनट में बनाया, मान लो इसने 50 मिनट का एंगल बनाया, तो मान लो यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये आपका 50 मिनट, मिनट का मतलब होता है ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये 0 डिग्री, इसको कैसे बोलेंगे 0 डिग्री, क्योंकि 1 से छोटा है तो 0 डिग्री 50 मिनट, ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है 0 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो ये 50 मिनट होगा, ठीक है। अगर और छोटा एंगल होगा तो इधर सेकंड में भी होगा, ठीक है। अगर मान लो 50 मिनट 10 सेकंड हुआ, तो 10 सेकंड को हम फिर ऐसे डबल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 10 के ऊपर 2 लाइन ऊपर खींच देते हैं, तो डिग्री को ऐसे देखा जाता है, ठीक है, किसी एंगल को ऐसे देखा जाता है, पहले उसका डिग्री होता है, उसके बाद मिनट आता है, पहले डिग्री देखा जाता है, फिर मिनट आता है, फिर क्या आता है सेकंड आता है, ठीक है। तो और आगे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो और छोटा एंगल आएगा, तो ठीक है। अगर ये 1 मिनट के अप्रोक्स अगर का भाई आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसने 1 मिनट एंगल बनाया, तो 0 डिग्री 1 मिनट एंगल होगा ये, ठीक है, इसको बोलेंगे 0 डिग्री 1 मिनट का एंगल, ठीक है। इसने और आगे जाकर और एंगल बनाया, तो मान लो कहीं पर आगे जाकर इसने सेकंड में एंगल बनाया और 1 सेकंड का एंगल बनाया, ठीक है। मान लो आगे जाकर इसने कहीं पर 1 सेकंड का एंगल बनाया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे 1 पर सेक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 पर सेक हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो 1 पर सेक क्या होता है, ठीक है। तो 1 पर सेक इक्वल टू अबाउट 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 पर सेक जो होता है, 1 पर सेक कितना डिस्टेंस होता है, 1 पर सेक डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होता है जितना कि लाइट 3.26 ईयर में ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है, ये डिस्टेंस उतना ही होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर को हम एल वाई से डिनोट करते हैं, लाइट ईयर, ठीक है। कितना होता है किलोमीटर में अप्रोक्स, तो किलोमीटर में ये होता है 3.086 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इतना अप्रोक्स ये क्या होता है 1 पर सेक होता है, ठीक है। अब 1 सेकेंड एंगल कितना होता है, तो 1 सेकेंड एंगल मैंने कहा था कि 0 से बहुत छोटा एंगल होता है, तो 1 सेकेंड एंगल जो होता है वो 0.00028 डिग्री, ठीक है। तो 1 से इतना छोटा एंगल होता है, 1 डिग्री एंगल से इतना छोटा एंगल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको 1 पर सेक समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं माइक्रोन में, ठीक है। माइक्रोन क्या होता है, तो 1 माइक्रोन इजिकल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। तो 10 की पावर -6 को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/10 की पावर 6, ठीक है, मीटर, ठीक है। 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाख गुना छोटा होता है, ठीक है। अब इस माइक्रोन को हम यूज कहाँ करते हैं, किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो माइक्रोन का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया के साइज के अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ बैक्टीरिया इन द जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को साइज को मेजर करने के लिए हम माइक्रोन का यूज करते हैं। डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज अप्रॉक्स 10 माइक्रोन, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, तो ऐसे तो डायमीटर रेड ब्लड एकदम सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन अगर उसको सर्कुलर मान लिया जाता है तो उसका जो डायमीटर होता है अप्रॉक्स 10 माइक्रोन का होता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लड सेल जैसे ये कुछ इस तरह से ब्लड सेल होता है, ठीक है, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, लेकिन अगर उसका डायमीटर देखा जाता है तो अप्रॉक्स हम 7 माइक्रोन से उसके डायमीटर को, ठीक है, 7 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच का डिस्टेंस डायमीटर होता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल आप जानते ही हैं, रेड ब्लड सेल क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेफरेंस मैंने गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा रेफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रोन्स में कौन सा पार्टिकल कितना छोटा होता है। तो देखा जाता है कि पार्टिकल फिल्टर बाय द मास्क, ठीक है, वो पार्टिकल जो मास्क से फिल्टर हो जाते हैं, मतलब कि मास्क के आस पास आर पार चले जाते हैं, उसका साइज क्या होता है, तो उसका साइज होता है 0.007 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो उसका जो साइज होता है वो कितना होता है 0.007 माइक्रोन का आपका क्या होता है माइक्रोमीटर का क्या होता है साइज होता है। तो अगर इतना छोटा पार्टिकल है तो मास्क से पास हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है, ठीक है। मतलब कि ये कभी भी मास्क से पास नहीं होगा। तो कोरोना इसलिए हम मास्क यूज करते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि
कोरोना वायरस का जो साइज होता है वो कभी आपके मास्क से पास हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। थर्ड आता है, ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.5 मीटर के आसपास इसका बैक्टीरिया का साइज होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को भी हम माइक्रोन में मेजर करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जैसे कि उस पर लिखा होता है PM2.5, तो PM2.5 का मतलब होता है कि वो पार्टिकल जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। तो 2.5 माइक्रोन मीटर से डस्ट पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर तक भी होते हैं, PM10 तक भी होते हैं। तो PM10 मतलब कि 10 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो एवरेज इसको 3 से 5 माइक्रोन का डस्ट पार्टिकल लिया जाता है। डस्ट पार्टिकल में आपको बता दूं कि ये रेंडमली आपके आसपास चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं डस्ट पार्टिकल, ठीक है। इसको ऐसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा कि अगर पुराने घरों में जब ऊपर जो चद्दर लगे होते थे उसमें से एक छेद होता था, वहां से धूप निकलती थी और धूप की एक लाइन बनती थी, लाइट की एक लाइन बनती थी। उस लाइन में आपको वो डस्ट पार्टिकल ऐसे घूमते हुए चमकते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। तो उनका जो साइज होता है वो 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में साइज होता है, ठीक है। उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो ऐसे ही रोटेट करते चले जाते हैं। नाउ रेड ब्लड सेल, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही चुके थे। रेड ब्लड सेल जिसका 7 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में डायामीटर होता है रेड ब्लड सेल का, ठीक है। और ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो फिर डस्ट पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये माइक्रोन में हम इस तरह से कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को हम एटम की साइज जो होती है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को जो डिनोट करते हैं वह ए के ऊपर नोट लगाते हैं। नोट का मतलब होता है 0, ठीक है। तो ए के ऊपर ए नोट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका जो सिंबल होता है उसको इस तरह से पढ़ा जाता है ए नोट, ठीक है। ए नोट का मतलब ए के ऊपर एक 0 लगा हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो बहुत छोटा यूनिट होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम कर सकते हैं टू मेजर साइज ऑफ एटम, ठीक है। एटम का साइज को मेजर किया जा सकता है। अगर एटम का साइज मेजर करना है तो सबसे छोटा एटम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम लिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो साइज होता है, उसका जो रेडियस होता है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का साइज होता है। तो मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस है उस पर प्रोटॉन है, ठीक है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो उसका साइज होता है लास्ट, ठीक है, बाउंड्री होती है उसकी। तो मान लो ये इस हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, तो वो जो रेडियस का साइज है वो होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पर क्या होगा, आपके पास रेडियस होगा, ठीक है। तो डायामीटर क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन एटम का 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। नाउ नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम से थोड़ा बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम एनएम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट को हम एनएम लिखेंगे सिंबल। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा यूनिट है एंगस्ट्रॉम से। इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम करते हैं टू मेजर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस अगर देखा जाता है तो वो हम नैनोमीटर में देखते हैं। तो 1 नैनोमीटर इजिकल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल जो डिस्टेंस होती है उसको हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल्स लिया है, ठीक है। वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो ये होता है H2O, ठीक है। अब H2O का फॉर्म कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसे होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है और इधर सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन। अब ये 106 या 108 के आसपास एक एंगल बनाता है, ठीक है, जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर होता है उसकी वजह से डिस्टोर्शन फॉर्म बनता है इसका, ठीक है। इतना डीप में हमें नहीं जाना है। हमें क्या देखना है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस के जो होती हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो नैनोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.1 नैनोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, नैनोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स देखा जाता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो कहाँ यूज करते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है। नाउ और भी छोटा यूनिट है,
ठीक है। और भी छोटा यूनिट इसका क्या है, फर्मी है। ठीक है, तो फर्मी क्या होता है, फर्मी से हम न्यूक्लियस की साइज को मेजर करते हैं। न्यूक्लियस जो कि क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो 1 फर्मी इजिकल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। कहाँ यूज करते हैं, टू मेजर न्यूक्लियर साइज। ठीक है, किसी की भी न्यूक्लियस की साइज को मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिथियम आयन लिया है। लिथियम आयन में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते हैं, ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ, यहाँ पर होगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो देखो पूरे, अगर लिथियम आयन के डायामीटर की बात करें तो डायामीटर 2 लाख फर्मी के आसपास होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज क्या होता है, 4.8 फर्मी। ठीक है, तो अप्रोक्स 5 फर्मी के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, साइज में बहुत छोटा होता है। अगर एटम का साइज 2 लाख फर्मी के आसपास है तो उसका न्यूक्लियस का साइज 5 फर्मी के आसपास रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट 4.8 फर्मी है। ठीक है, लिथियम आयन के न्यूक्लियस का साइज। तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है उसको हम फर्मी में मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज होता है फर्मी में न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, किलोग्राम को डिफाइन करेंगे, सेकेंड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।